नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शक्ति लक्ष्य भेदन। आज का हमारा टॉपिक है पाश्चात्य काव्य शास्त्र हिंदी साहित्य में मनोविश्लेषणवाद, जो फ्रायड के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मनोविश्लेषणवाद, इसका सारांश तौर पे कह सकते हैं कि मनोविश्लेषणवाद मनोविज्ञान की ही एक शाखा है जो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उदित हुई। जिस प्रकार मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, उसी प्रकार मनोविश्लेषणवाद मन का विश्लेषण कर मन के गर्त में छिपी हुई मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन करता है। 20वीं शताब्दी में मनोविश्लेषणवाद अपने प्रारंभिक रूप में केवल मन की व्याख्या तक सीमित रहा, परंतु धीरे धीरे यह वर्तमान में बहुत अधिक प्रचलित हो गया। यह साहित्य के क्षेत्र में एक प्रकार की नई क्रांति को लेकर आया, जिसमें साहित्यकारों ने अपने पात्रों के मानसिक शारीरिक क्रियाकलापों के पीछे मन में छिपे हुए भावों को उत्तरदायी पाया। इसके मुख्य शब्द इस प्रकार है: मनोविश्लेषणवाद व मनोविज्ञान का संबंध। मनोविश्लेषणवाद की परिभाषा है: मनोविश्लेषणवाद में सिगमंड फ्रायड, एडलर और यूंग का स्थान, साहित्य पर मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव आदि। प्रस्तावना देखते हैं। साहित्य सृजन में समय समय पर विभिन्न व्यक्तियों, परिस्थितियों, क्रांतियों का एवं सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और विभिन्न वादों का प्रभाव पड़ा। उसी प्रकार जब मनोविश्लेषणवाद का प्रवर्तन डॉक्टर सिगमंड फ्रायड ने किया, तो उन्होंने इसकी व्यापक परिभाषाएं दी कि किस प्रकार मानव मन ही उसकी गतिविधियों का, विचारों का मूल कारण है। साहित्य के क्षेत्र में जैनेन्द्र, ईलाचंद्र जोशी, अज्ञे आदि रचनाकारों के पात्रों के यथार्थवादी चित्रण पर फ्रायड प्रभाव परिलक्षित होता हुआ दिखाई देता है। यही कारण है कि यथार्थ के जिस नग्न चित्रण को इन साहित्यकारों ने अपनी लेखनी से चित्रित किया है, वे असल में अपने मन की वासनाओं, कुंठाओं, दमित इच्छाओं के कारण ही वर्तमान में ऐसे हो गए हैं। इस प्रकार मनोविश्लेषणवाद अपना प्रभाव छोड़ता है। अध्ययन का उद्देश्य। प्रस्तावित अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य निम्नवत है: पहला, मानव व्यवहार व यथार्थवादी साहित्य में मन की भूमिका का वर्णन करना। दूसरा है मनोविज्ञान व मनोविश्लेषणवाद के परिप्रेक्ष्य में मानव मन की व्याख्या प्रस्तुत करना। तीसरा है प्रस्तुत अध्ययन पाठकों को मन की स्थितियों से अवगत करवाएगा जो मानव व्यवहार का मूल कारण है। व्यक्ति की सोच व उसके कार्यों के पीछे के मूल कारणों को जानने में पाठकों की सहायता करना है। उपकल्पना। प्रस्तावित शोध के विषय में यह परिकल्पना की गई है कि मानव की वास्तविक स्थिति व उसके द्वारा किए गए अच्छे बुरे कार्यों को पीछे उसके ऐसे व्यवहार के मूल कारणों की तह में जाकर निष्कर्ष निकालना। मनोविश्लेषणवाद का जन्म मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। आधुनिक युग में अनेक ऐतिहासिक कारणों, विज्ञान के नित्य नूतन आविष्कारों आदि सभी तथ्यात्मक आधार वाले सिद्धांतों ने मनुष्य के जीवन में घटने वाली घटनाओं के मूल कारण के रूप में मानव मन एवं उसकी शक्तियों का वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ हुआ, और मनोविज्ञान इस प्रकार के अध्ययन का जन्मदाता माना जाता है। मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ में मन का विज्ञान और इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइको प्लस लोगस साइकोलॉजी, जिसमें साइको का अर्थ आत्मा तथा विचार विमर्श करना, टू टॉक और डिस्कस। समय समय पर अनेक विद्वानों के द्वारा इसकी अनेक परिभाषाएं दी गई, लेकिन सभी सही अर्थ की प्रतीति न कर पाई। आज के संदर्भ में जो परिभाषाएं प्रचलित हुई है, मनोविज्ञान वह मानवीय विज्ञान है जिसमें चेतन प्राणियों, विशेषतः मानव की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन होता है तथा जिसका निरीक्षण प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार मानव व्यवहार का अध्ययन, विश्लेषण, मूल्यांकन व व्याख्या करने वाले विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का अर्थ निहित है। मनोविज्ञान से निकलने वाले संप्रदायों, गेस्टाल्टवादी, व्यवहारवादी, वातावरणवादी और इन्हीं में से एक मनोविश्लेषणवाद का उदय हुआ। मनोविश्लेषणवाद का प्रवर्तक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक सिगमंड फ्रायड का जन्म 1856 ईस्वी में
ऑस्ट्रिया में हुआ। उन्होंने सिद्ध किया कि मनुष्य कार्य किसी न किसी कारक से प्रेरित है और उसका कारण का पता लगाया जा सकता है। उन्होंने मानव मन को कारण मानते हुए इन्हें 3 तह बताइए इनकी। चेतन, चेतन, अवचेतन और अचेतन मन। डॉक्टर बच्चन सिंह के शब्दों में चेतन मन सामाजिक प्रतिबंधों का मन है, जिसमें सभ्यता, संस्कृति, आचार, विचार कहा जा सकता है। चेतन मन में मनुष्य का क्रियाकलाप और गतिविधियां दिखाई देती है, परंतु इन क्रियाकलापों पर प्रभाव अंतःकरण में छिपे अचेतन मन का होता है। मन में छिपी दमित वासनाएं, कुंठाएं और अपूर्ण बलवती इच्छाएं लगातार लावा रूप लेकर दहकती रहती है, जो कभी न कभी मनुष्य की संवेदनाओं को विभिन्न कारणों से यथार्थ रूप में हमारे समक्ष लाकर खड़ा कर देती है। फ्रायड मूलतः मनोचिकित्सक थे और रोगियों के उपचार की दृष्टि से ही उन्होंने सिद्धांतों की स्थापना की। इन्हीं सिद्धांतों का प्रभाव कला और साहित्य पर काफ़ी पड़ा। फ्रायड का मत है कि कला और धर्म दोनों का उद्भव अचेतन मन की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं में होता है। कलाकार अपनी काम शक्ति के उदात्तीकरण के लिए ही सृजन करता है। साहित्य, चित्रकला, मूर्तिकला, काव्यकला, भाषण कला, जनसेवा, धर्म आदि इसी काम या कामाशक्ति के उदात्तीकृत विविध रूप है। फ्रायड ने साहित्य सृजन की बात की है, जो काम की वृत्ति स्वरूप में होगी तो साहित्य कल्याणकारी होगा और अन्य विध्वंसात्मक। यथार्थ के रूप में मनोविश्लेषणवाद का हिंदी उपन्यासों पर भी प्रभाव पड़ा और डॉक्टर भारत भूषण ने 2 वर्ग आचरणवादी और विश्लेषणवादी किए। इन उपन्यासों के कर्ता क्रमशः प्रेमचंद और उनके उपन्यास सेवा सदन में दरोगा कृष्णचंद्र के मन व अंतर्ध्वज सुमंत की अतृप्त काम इच्छाएं आदि आचरणवादी मनोविज्ञान का प्रस्तुतिकरण करती है। इसी प्रकार श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन का एक स्वप्न मनोविज्ञान पर आधारित उपचार है, जो सत्य और मिथ्या का ताना बाना पिरोया हुआ है। और आगे आने वाले उपन्यासकारों में जैनेन्द्र की त्यागपत्र की बात न की जाए तो विषय अपूर्ण ही होगा। मृणाल तक भारी के मनोवैज्ञानिक सूक्ष्म भावों को अपने दुखी से अभिव्यक्त करती है या अपने दुख से अभिव्यक्त करती है। वही सुनीता का व्यवहार अंतर्मन में स्थित अनेक विचारों की उथल पुथल का भंडार है। वही सुखदा मनोविश्लेषणवादी विद्वान यूंग के सिद्धांतहीन भावना के कारण अंतर्मुखी होने के कारण अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाती। जैनेन्द्र की पीढ़ी के उपन्यासकार ईराचंद्र जोशी मनोवैज्ञानिकता के सोच सांचे में ढाले हुए पात्र व उपन्यास दिखाते हैं, जैसे प्रेत और छाया, पर्दे की रानी और सन्यासी आदि। आधुनिक समय को भी लेखकों की और कवियों की लंबी कतारें हैं, जैसे ज्ञानेन्द्र पति, कात्यायनी, लीलाधर जंगड़ी, उदय प्रकाश, चंद्रकांत देवताले आदि, जो अपनी लेखनी को इस ओर ले जाते हुए दिखाई देते हैं। इन लेखकों ने मानव के व्यवहार और यहाँ तक प्रकृति और मानव संबंधों को भी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है। निष्कर्ष हम ये निकाल सकते हैं कि मनोविश्लेषण का सिद्धांत मानव के चरित्र व मन के विचारों के पीछे के बीहड़ जंगल के अंधकार की अभिव्यक्ति है, जो यथार्थ रूप में अनुभूतियों व वेदना के माध्यम से उधड़ कर अपनी छिपी हुई अनैतिकता, अतिवासना, भय, त्रास, घुटन, काम वासना का अतृप्त इच्छाएं और समाज व संस्कारों के पीछे कारण छुपी वह चेतना है, जो स्फुटित होकर अपनी अभिव्यक्ति से कुछ तोष प्राप्त करती है। तो साथियों, ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।